हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इजी है बट ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है आने वाले बड़े बड़े चैप्टर्स के लिए, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेल साइकिल वर्ड से। जो चैप्टर का हेडिंग है उसी से शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सेल साइकिल? अ साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो वापस इधर ही आके रुकने वाला है। तो सेल की लाइफ में कौन सा साइकिल है? सेल जैसे आप और मैं पैदा होते हैं वो वैसे सेल फॉर्म होता है। सेल फॉर्म होने के बाद वो ग्रो होता है साइज में, उसका जो डेजिग्नेटेड काम रहता है वो करता है, और फिर एक पॉइंट आता है जहां पे कुछ सेल्स डिवाइड करने के लिए ही बने जाते हैं। हमने दो टाइप के सेल्स पढ़े हैं प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल। अब आपको याद दिला दो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो पैदा होते हैं, फिर ग्रो होते साइज में, फिर डिवाइड होते हैं और अपने जैसे और बनाते हैं। मतलब उनका लाइफ में रोल क्या रहता है? डिवाइड करके अपने जैसे और क्रिएट करना। परमानेंट सेल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो पैदा होते हैं, यहाँ इन दिस केस पैदा हो रहे हैं हम बोल रहा हूँ, लेकिन क्रिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं, और उसके बाद ग्रो होने के बाद एक परमानेंट रोल ले लेते हैं। याद करो आपने ऐसे कौन से परमानेंट सेल सुने? जाइलम फ्लोएम याद है, पेरेनकाइमा, ये सब वो परमानेंट सेल्स थे जिनका काम डिवीजन नहीं है, जिनका काम है एक डेजिग्नेटेड काम करना, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। बट जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो तो डिवाइड करते रहते हैं, तो वो एक लाइफ साइकिल, एक इवेंट फॉलो करते हैं, उस इवेंट को बोलते हैं सेल साइकिल। सो सीक्वेंशियल इवेंट्स अकरिंग इन द लाइफ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। अब इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने पहली बार स्टडी किया था? नाम देखो, इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई प्रीवॉस्ट एंड ड्यूमेस। जब वो लोग एक फ्रॉग के जाइगोट, स्पर्म ओवम जुड़ा, क्या बना पहला लिविंग सेल? जाइगोट। ये जाइगोट हम हमेशा बोलते हैं एक सेल डिवाइड होके क्या बनता है? दो सेल। ये एक सेल डिवाइड होके जो दो सेल बोलते हैं बनता है, उस इवेंट को बोला जाता है क्लीवेज। तो हम पढ़ते हैं कि प्रीवॉस्ट और ड्यूमेस ने जाइगोट ऑफ अ फ्रॉग के क्लीवेज में इसको सबसे पहले स्टडी किया था। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है, ठीक है। अब इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, देखो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जब आप पैदा हुए थे, जिस साइज में थे, आज उतने छोटे हो क्या? नहीं, आप ग्रो हुए हो। तो ये किसकी वजह से हुआ? सेल डिविजन की वजह से हुआ। तो हम बोलते हैं एक सेल डिवाइड होके दो, दो डिवाइड होके चार बना। तो इससे आप में एक मल्टी सेल्यूलर जानवर में क्या हुआ? जानवर बोल रहा हूँ बट एनिमल किंगडम के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ? ये ग्रोथ का रीजन बन जाता है। बट एक यूनिसेल्यूलर के लिए तो ये रिप्रोडक्शन का एक जरिया हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अमीबा। अब अमीबा में जब सेल डिवीजन होता है तो देखो यहाँ पे स्क्रीन के लेफ्ट पे एक अमीबा था, ये जब डिवाइड हुआ, वो अपनी साइकिल कंप्लीट करके डिवीजन किया, तो यहाँ कितने अमीबा बन गए? दो। इनको बोला जाता है डॉटर अमीबा। और यह डॉटर डज नॉट रिफर टू द जेंडर, इट रिफर्स टू द जेनरेशन। स्टोरी के शुरू में कितने अमीबा थे? एक। तो जब एक अमीबा रिप्रोडक्शन करके दो देता है, जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? Asexual reproduction. So here we say in unicellular organism cell division is responsible for their reproduction. It is a means of reproduction. ये कौन सा फिजन है बता सकते हो? कमेंट करके बताओ ये कौन सा फिजन है। ओके, अब जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस, याद है? जल्दी से बताओ, माइटोसिस या मियोसिस के स्टेजेस क्या होते हैं? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपने सुना है पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आपको लगता होगा वो बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत टाइम लेता होगा। व्हाट इफ आई टेल यू दैट एक्चुअली सेल साइकिल में दैट इज द छोटा वाला पोर्शन, बड़ा वाला पोर्शन कुछ और ही होता है, बड़ा वाला फेज ही कुछ और होता है। तो देखो सेल साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला है इंटरफेज। साइज देखो, इतना इंटरफेज है, और अब तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ इतना सा फेज है, विच इज कॉल्ड एज एम फेज। एम हियर स्टैंड्स फॉर माइटोसिस या मियोसिस। तो धोखा हो गया, हम तो अब तक सिर्फ इतना ही पढ़ के बैठे हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, पीमैट सब पढ़ के बैठे। वो कितना है? सिर्फ इतना सा। मेजर इवेंट क्या है? इंटरफेस। इस लेक्चर में हम लोग इंटरफेस को डिटेल में पढ़ेंगे, इजी है, आराम से हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो दिस इज एम फेज, एम मीन्स माइटोसिस या मियोसिस, एंड दिस इज इंटरफेस। तो चलो इंटरफेस ही डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरफेस के साथ। तो व्हाट इज इंटरफेस? सबसे पहली चीज तो हमको समझ में आती है,
कि देखो यहाँ पे जब एम फेज की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो यहाँ पे एंड पे कितने सेल बने, 2 सेल। तो ये 2 सेल एंटर करेंगे इंटरफेज में, तैयारी करेंगे अगले माइटोटिक डिवीजन का, और फिर से एम फेज में घुस जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं इंटरफेज की, इट इज द स्टेज बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स। एक सेल डिवीजन से पैदा हुए थे और दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ये तो एक बच्चा भी बता देगा कि इसमें से बड़ा वाला टुकड़ा कौन सा है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इनिशियली जब रिसर्चर्स इसको पढ़ रहे थे तो उनको क्या लग रहा था, जब वो किसी सेल को देख रहे थे माइक्रोस्कोप में और उनको दिख रहा था ये सेल तो डिवाइड नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोल दिया ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये सेल आराम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, रेस्टिंग फेज। बट ऐसा नहीं है, वो रेस्ट नहीं कर रहा है, बस वो डिवाइड नहीं कर रहा है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो तो कर ही रहा है। सिर्फ डिवीजन के पैरामीटर से देखो तो वो रेस्ट कर रहा है, अदरवाइज वो रेस्ट नहीं कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है अगले सेल डिवीजन की। तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअली द सेल इज हाईली एक्टिव एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर फर्दर डिवीजन, इसलिए इसका नाम बदलते हैं और रेस्टिंग फेज की जगह अब इसको बोलने लग जाते हैं प्रिपरेटरी फेज। सबको समझ में आ रहा है? सो इंटरफेज में आपको क्या क्या याद रखना है, बिटवीन 2 सक्सेसिव डिविजन्स, लॉन्गेस्ट फेज ये याद रखना, और इसके 2 नाम, रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज। अगर इतना याद हो गया तो इंटरफेस आराम से हो जाएगा। अब जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस फर्दर सब डिवाइडेड होता है इनटू 3 स्टेजेस। तो देखते हैं वो स्टेजेस क्या है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा सेल साइकिल के लिए डायग्राम। तो देखो सबसे पहला फेज है G1, ये इंटरफेस का था, याद है यहाँ पे एम फेज था, तो ये G1 है। फिर आता है S और ये आता है G2। ये है फेजेस ऑफ इंटरफेस, और ये आ गया आपका एम फेज। तो जरा लेबल कर देते हैं, दिस इज इंटरफेस और ये वाला एम फेज हो गया। अब इंटरफेस में ये G1 S G2 क्या है, तो G1 स्टैंड्स फॉर गैप 1 फेज, नाम याद कर लो क्या है, गैप 1 फेज। S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज एंड G2 स्टैंड्स फॉर गैप 2 फेज। हम लोग इस लेक्चर में गैप 1 S फेज और गैप 2 फेज को पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली हमको पता ही है माइटोटिक या मियोटिक फेज। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला गैप 1 फेज। अब मुझे बताओ इसके लेफ्ट पे क्या था, एम फेज, मतलब अभी अभी सेल्स क्रिएट हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, तो ये सबसे पहला फेज है। अब नाम देख के परेशान मत हो जाना, गैप 1 के इतने सारे नाम हैं, सब आसान है, सब लॉजिकल है। फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेल पैदा होने के बाद ग्रो पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट गैप पीरियड, गैप 1, गैप फॉर व्हाट, द नेक्स्ट डिविजन, दैट नेक्स्ट एम फेज के बीच में जो गैप है, याद है ना, इनिशियली तो रेस्टिंग फेज बोला गया था, तो ये गैप पहला टुकड़ा है, इसलिए फर्स्ट गैप फेज। फिर हम पढ़ते हैं पोस्ट माइटोटिक, माइटोसिस के बाद हुआ है। अच्छा जल्दी से बताओ G1 के बाद क्या था, एस फेज। एस क्या होता है, सिंथेसिस फेज, मतलब इसके बाद क्या होने वाला है, सिंथेसिस फेज, इसलिए नाम क्या पड़ गया, प्री सिंथेटिक फेज। ये सारे नाम इजी है लेकिन एमसीक्यूज में आते हैं तो थोड़ा तंग करते हैं, इसलिए ध्यान रखना। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब एक एग्जाम्पल लेके पढ़ाता हूँ। मुझे बताओ नॉर्मल ह्यूमन सेल जो डिप्लॉयड सेल होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हम बोलते हैं 2n = 46 क्रोमोसोम्स, बराबर। अब तुमको पता है माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड होता है तो 2 सेल बनाता है, और हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स है तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स है और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये कैसे जस्टिफाई करोगे, मैथमेटिक्स में तो नहीं होगा। समझो तुम लोग 2 जन हुआ बैठे हुए, मुझे तुमको एक शीट देनी है, एक नोट्स देने हैं, तो मैं कैसे दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इसकी कॉपी बना लूंगा, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूंगा, तो अब मेरे पास 2 हो गए तो मैं तुमको 2 दे सकता हूँ। वैसे ही ये नोट्स में जो डेटा है उसी तरीके से सेल का जो डेटा होता है वो उसके डीएनए में छुपा हुआ रहता है। तो अगर मुझे एज अ पेरेंट सेल अपने दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल डेटा देना है तो देने से पहले मैं उसको डुप्लीकेट कर लूंगा। यहाँ हम किसको डुप्लीकेट करने की बात कर रहे हैं, डीएनए को। अब डीएनए डुप्लीकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा अगले फेज में, उसकी तैयारी हम इस फेज में कर लेंगे। सो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस है और यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेट होने वाला है, इट इज द गैप बिटवीन दीज टू।
अगर मुझे डीएनए रेप्लिकेट करना है तो मुझे बहुत सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। सेल तैयारी कर रहा है तो वो चीजें इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है, इससे सेल फूक जाएगा तो इंक्रीज इन साइज हो जाएगा। किसकी तैयारी कर रहा है? इन चीजों की। द सेल परफॉर्म्स आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। हमने पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो अगर ये करना है तो आपको पता है हमको mRNA, rRNA, tRNA लगेगा, तो हम RNA भी क्रिएट करते हैं, प्रोटीन्स भी बनाते हैं और सेल के मेम्ब्रेन्स की भी तैयारी करते हैं। हम ये पूरी तैयारी वाला फेज है। तो यहाँ पे देखो, तैयारी करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। इनको भी इकट्ठा करते हैं ताकि ये सेल अगले स्टेज पे डुप्लीकेट करने के लिए डीएनए को और आगे की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाए। आपको फटाफट इसमें रिवाइज करा दूं, गैप बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, इंक्रीज इन साइज होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है और न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा किए जाते हैं। दिस इज गैप 1 फेज फॉर यू। अगला वाला क्या है जल्दी से बता दो? एस फेज या सिंथेसिस फेज। अगर आप पूछो तो इंटरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट फेज एस फेज है। बहुत ध्यान से सुन लेना, इजी है। तो देखो, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन दिस फेज। रट लो, याद कर लो, डीएनए रेप्लिकेट कब होता है? एस फेज। बहुत जगह इसके एप्लीकेशंस लगेंगे, इसलिए याद रखना। हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स बनाते हैं वो ऑक्टोबर। आपने कई डायग्राम्स देखे होंगे जहां पे ऐसा कैरम की कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें चारों तरफ कॉइल किया जाता है डीएनए। तो ये स्ट्रक्चर, ये ऑक्टोबर कौन बनाता है? हिस्टोन। और ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो विद दैट थिंग कॉइल्ड विद डीएनए, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। उस असेंबली को, उस अरेंजमेंट को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। तो हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं कौन से फेज में? एस फेज में। अब एक बात बता देता हूं, कुछ टेक्स्ट बुक्स हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं बन रहा है गैप 1 फेज में। इसमें एक्चुअली ये बात है कि लोअर यूकैरियोट्स में आधा हिस्टोन प्रोटीन्स, 50% हिस्टोन प्रोटीन्स यहां बनता है, 50% यहां बनता है। सो गैप 1 एंड सिंथेसिस। बट हायर यूकैरियोट्स में सारा हिस्टोन का बनता है? एस फेज में। इसलिए जब जनरल वर्ड बोला जा रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स कब बन रहा है, तो हम हायर यूकैरियोट समझ के हम आंसर क्या लिखते हैं? एस फेज। ध्यान रखना ये बात को। अब तो हमने पढ़ा है डीएनए बना, हिस्टोन बना, सेंट्रियोल स्प्लिट्स ड्यूरिंग दिस फेज। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया लोअर स्टैंडर्ड्स में कि सेंट्रियोल इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओनली इन एन एनिमल सेल। सो दिस इज अ पॉइंट ओनली सब्जेक्टिव टू व्हाट? एनिमल सेल। सेंट्रियोल इस फेज में, दैट इज एस फेज में स्प्लिट हो जाता है। ईच क्रोमोसोम इज नाउ फॉर्म्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। अब इसको जानने के लिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर थ्रेड जैसे इनविजिबल स्ट्रक्चर्स पूरे न्यूक्लियस में फैले हुए हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। अगर रॉड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, याद है पी आर्म, क्यू आर्म, वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर, वो स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं क्रोमोसोम। और जब एक्स शेप का स्ट्रक्चर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमैटिड्स। जरा देखो ये, अब आपको ये समझना है कि ये रहा डीएनए मटेरियल पी आर्म में भी, और ये रहा क्यू आर्म, उसमें डीएनए मटेरियल, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब ये देखो डीएनए रेप्लिकेट हो गया, तो ये पी आर्म डिवाइड होके ये 2 बने, इसलिए इन दोनों को बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिमिलरली ये क्यू आर्म रेप्लिकेट होके ये बना, इसलिए इनको भी बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमैटिड्स। एस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ये बहुत काम आते हैं आगे। ठीक है, अब अगला वाला फेज बता दो क्या है? गैप 2 फेज। गैप 2 फेज में क्या होता है? तो देखो, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड ग्रोथ फेज। ये तो हमको समझ में आ रहा है। सेकेंड गैप पीरियड, अब ये भी समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होने वाला है? माइटोसिस, इसलिए इसको प्री माइटोटिक बोलते हैं। और पोस्ट सिंथेटिक, सिंथेसिस के बाद हुआ इसलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज। इजी है ना? तो देखो, न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? इसके बाद कौन सा फेज है? एम फेज। एम फेज माइटोटिक फेज, इसमें 2 स्टेप्स होंगे, कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। चलो कैरियोकाइनेसिस की बात बताओ। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस को डिवाइड होना, इसलिए न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, वो भी इकट्ठा कर रहा है चीजों को। सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस, बट यहां पे देखो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट?
प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो हमको समझ में आ रहा है। अब याद करो, आपने पढ़ा था मेटाफेज में ऐसे मेशवर्क जैसे कुछ फाइबर्स बनते हैं, मैंने हिंट दे दिया, फाइबर्स, कौन से फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, याद आ रहे हैं? तो जरा देखो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स लाइक, कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन, ये याद कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो अचानक मेटाफेज में ऐसा या कोई भी फेज में ऐसा अचानक से स्पिंडल फाइबर प्रकट नहीं हो जाएंगे, उसकी तैयारी हो रही है। और वो तैयारी कौन से फेज में कर रहा हूं मैं? गैप 2 फेज में। क्या बना के? ट्यूब्यूलिन। ओके, synthesis and storage of ATP takes place, the cell is about to divide. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, हमने पढ़ा था कि एनाफेज में वो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड एंड दे आर पुल्ड टू द ऑपोजिट डायरेक्शंस, बराबर। ये जो पुलिंग है ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी, उसमें एनर्जी लगती है। इट इज सेड दैट एक क्रोमोसोम को पुल करने के लिए फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन टू द पोल, पुल करने के लिए 30 ATP लगता है। इमेजिन करो 46 क्रोमोसोम्स है हमारे पास, कितनी एनर्जी लगेगी। तो उसकी तैयारी यहाँ की जा रही, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ATP टेक्स प्लेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो डुप्लीकेट। माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है पावर हाउस है, तो वो भी डुप्लीकेट हो जाता है। और डैमेज्ड DNA इज रिपेयर्ड इन G2 फेज। अगर सेल में कोई भी DNA में किसी भी तरीके की अबनॉर्मेलिटी है तो सेल पहले कोशिश करेगा कि यहाँ पे उसको रिपेयर कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक डिफेक्टिव DNA M फेज में गया तो आपको भी पता है डिफेक्टिव डॉटर सेल्स बनेंगे। हम नहीं चाहते, सेल नहीं चाहता ऐसा कुछ बने, इसलिए अगर कोई भी डैमेज है तो क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वो रिपेयर हो जाए। सबको समझ में आया? अब देखो, इस लेक्चर में हमने इंटरफेस सिखाया। इंटरफेस पहले एज एन आंसर भी इंपॉर्टेंट है, और उसके सब स्टेजेस कौन से, G1, S और G2 फेज। आप, आई एम श्योर आपको ये समझ में आया है। बहुत इजी लेक्चर था। अगर चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। मेरे फ्यूचर के वीडियोस यहाँ पे आते जाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।